गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोग का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। अच्छा खासा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूमेरिकल इसमें कैसे किस तरह से पूछा जाता है। ये हम लोग पूरा डील करेंगे, इसमें 2-3 क्लासेस इक्विलिब्रियम का चलेगा, देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है, एक वैसा कंडीशन है जिसमें माना जाता है कि बॉडी बॉडी क्या है, स्थिर है, स्टेबल है। स्थिर नहीं, स्टेबल है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर वो बॉडी मोशन में है तो सेम मोशन में वो चलता जा रहा है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम एक प्रकार का एक ऐसा कंडीशन है, एक प्रकार का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये माना जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि जिस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कंडीशन मान रहे हैं, जिस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में मान रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ना तो फोर्स का ना तो मोशन का, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, डिफिनीशन पे आते हैं, डिफिनीशन पे आते हैं इसका। पहले तो समझे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जिसमें कि हम मान लेते हैं कि बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो डिफिनीशन पे अगर आते हैं तो इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए कंडीशन। इक्विलिब्रियम एक कंडीशन को दर्शाता है जिसमें कि इन विच एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ओरिजिनली, ठीक है, जिसमें कि माना जाता है इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए कंडीशन। इक्विलिब्रियम एक कंडीशन को दर्शाता है इन विच एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जिसमें कि बॉडी स्थिर हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, और हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूवमेंट कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। सपोज दैट वो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसी 10 किलोमीटर पर सेकेंड से वो मूव करते रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो डिफिनीशन भी आप लोग याद रखिएगा, कंडीशन समझिएगा इक्विलिब्रियम का कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जिसमें माना जाता है कि बॉडी रेस्ट में है, स्थिर है, या फिर अगर गतिशील है तो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ना तो एक्स्ट्रा कोई फोर्स लग रहा है। चेंजेस कब होगा, बॉडी स्थिर है तो स्थिर कब रहेगा, जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, या बॉडी मोशन में है तो उसका मोशन कम कम या ज़्यादा कब होगा, ठीक है, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। उसको जब जब बॉडी पे कोई फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में तो मोशन बढ़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी घट जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या कहता है, सिंपली एक एक कंडीशन को दर्शाता है कि जिसमें बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट पे रहता है, या फिर अगर वो गतिशील है तो सेम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गति कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स, इक्विलिब्रियम होने के लिए किसी बॉडी या कोई वस्तु है तो उसमें इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो हम लोग देखते हैं। प्राइमरी रूप से दो चाहिए। ठीक है, पहले तो बैलेंस ऑफ फोर्सेज, जब फोर्स हमारा बैलेंस होगा, अनबैलेंस नहीं होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। जैसे किसी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी वस्तु पे, ठीक है, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स से ये पुश कर रहा है। सपोज दैट इसमें व्हील लगा हुआ है कोई रोड पे, तो 10 न्यूटन के फोर्स से ये मूव करते रहेगा। ठीक है, अगर जब तक 10 न्यूटन का फोर्स लगते रहेगा ये मूव करते रहेगा। तो इस केस को भी हम इक्विलिब्रियम मानेंगे कि 10 न्यूटन पे इस पे फोर्स लग रहा है और ये जो वस्तु है कुछ x किलोमीटर x किलोमीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो उस केस में भी हम ये मानेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो फोर्स को बैलेंस फोर्स चाहिए, जो भी फोर्स हमारे पास हो वो सब बैलेंस हो, अनबैलेंस फोर्सेस नहीं हो। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं तब इक्विलिब्रियम होगा।
दूसरा चीज क्या रिक्वायर होता है, जो फोर्स या मोमेंट होता है बॉडी में, जो मोमेंट होता है फोर्स के कारण, ठीक है, उसको रोटेट करने से रोके, जो भी मोमेंट है वो रोटेट करने से रोके। सपोज दैट ये बीम है कोई, ठीक है ना, या फिर कोई एक लकड़ी ही है जिसपे कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे ये लकड़ी को कोई चीज पकड़े हुए है, कोई कांटी से या कील से हिंज्ड किए हुए हैं, तो इस पे कोई फोर्स लगेगा तो इसको घुमा देगा, ये नीचे की ओर घूम जाएगा ना, ठीक है, घूम जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं हुआ, ये अनबैलेंस इस तरह से हुआ, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि, और इस फोर्स जो एफ है, तो मोमेंट पढ़े थे, इस फोर्स के कारण कुछ मोमेंट आएगा, यहाँ से कोई डिस्टेंस होगा, एक डिस्टेंस, मोमेंट एम इक्वल टू एफ इंटू एक्स मोमेंट हो जाएगा ना। तो दूसरा कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए हमको चाहिए कि जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, जो मोमेंट हमारे पास जनरेट हो रहा है, उसको उस वस्तु को रोटेट करने से रोके, मोमेंट के कारण वो रोटेट नहीं हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो कंडीशन चाहिए होता है। पहला कंडीशन चाहिए होता है कि बैलेंस फोर्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन होता है कि मोमेंट जो हो उसको रोटेट नहीं करे। मोमेंट रोटेट कब नहीं करेगा, जब मोमेंट आपका जीरो होगा, ठीक है। अगर मोमेंट कुछ हो गया तो मोमेंट अगर लग रहा है, अगर इसको रोके हुए है, यहाँ पे सपोज दैट ये हिंड था, यहाँ पे फिक्स्ड वाल पे हम कर देते तो इसको घूमने नहीं देता। अगर ये बॉडी रिजिड रहता, सपोज दैट, जैसे एक और एक मिनट वेट करना आप लोग, इसको मिटा के बढ़िया से आप लोग को दिखाते हैं। सपोज दैट कोई वॉल है, कोई एक वॉल है, वॉल पे एक लोहे का रॉड फिक्स है, एक लोहे का रॉड फिक्स है, इस पे कोई फोर्स हम एफ लगा रहे हैं, तो मोमेंट जनरेट हो रहा है, इसमें मोमेंट जनरेट हो रहा है, ये जितना डिस्टेंस होगा एक्स, तो मोमेंट जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, मोमेंट एम इक्वल टू एफ इंटू एक्स जनरेट हो रहा है। तो ये मोमेंट जनरेट तो हो रहा है, मगर क्योंकि ये फिक्स बॉल है, रॉड पे जो लगा हुआ ये रॉड है, ये फिक्स है, तो इसको रोटेट होने दे रहा है, रोटेट होने नहीं ना दे रहा है, इसको रोक रहा है ना, फोर्स के कारण मोमेंट जनरेट हो रहा है, मगर इसको रोटेट होने नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है रॉड। मगर अगर ये रोटेट हो जाता, सपोज दैट हम इस पर फोर्स लगाते और रॉड आपका यहाँ चला आता, मुड़ करके रॉड इस तरह से आ जाता, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में होता, वो कहते कि इक्विलिब्रियम में है नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, एक तो फोर्सेस का बैलेंस चाहिए, ठीक है, एक तो फोर्सेस का बैलेंस चाहिए, दूसरा मोमेंट का बैलेंस चाहिए। तो मोमेंट का बैलेंस कहता है कि बॉडी को क्या है, रोटेट करने से रोके। और फोर्स का बैलेंस क्या है, फोर्स का बैलेंस ये कहता है कि बॉडी को एक्सेलरेट करने से रोके, या फिर बॉडी का जो वेलोसिटी है उसको चेंज होने से रोके, ठीक है ना। अगर 10 न्यूटन के फोर्स के कारण जितना वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है, मान लिया हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इस पे, किसी जो जैसा कि आपको एक लिखाए थे, पहिया बना के एक गाड़ी बना दिए, ठीक है, सपोज दैट साइकिल ही चला रहे हैं, ठीक है, तो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वैसा फोर्स जो इसके वेलोसिटी को मेंटेन रखे, अगर x किलोमीटर पर सेकेंड चल रहा है तो वो x किलोमीटर पर सेकेंड ही चले, 10 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रहा है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब चल रहा है, तो ये जितना भी फोर्स इस पे एफ लग रहा है, एफ इक्वल टू मान लिया 10 न्यूटन लग रहा है, तो इसके कारण ये वेलोसिटी 10 न्यूटन किलोमीटर 10 किलोमीटर पर सेकेंड ही हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, तब जाके बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या फिर फोर्स हमारा बैलेंस है। मगर अगर हम इस पे 11 न्यूटन का फोर्स लगा दें और इसका वेलोसिटी बढ़ के 10 से 11 हो जाए या 12 हो जाए, या 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाए हैं, मगर क्या है, वेलोसिटी इसको बढ़ाते चल जा रहा है, 10 सेकेंड तक आपको 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, फिर 11वां सेकेंड में आपको 12 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, 12वां सेकेंड में 13 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, उस केस में ये 10 किलोमीटर वाला फोर्स बैलेंस नहीं कहलाएगा, उस केस में ये अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी को बढ़ाते चल जा रहा है ना। या फिर अगर वेलोसिटी को घटाते ही चल जाएगा, मान लिया हम इस ओर जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं, सपोज दैट एक ये बस है, बस को हम धक्का दे रहे हैं 10 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, मगर बस क्या होता है, जब हम धक्का दे रहे हैं तो ये 5 किलोमीटर
पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, हम फोर्स 10 किलो न्यूटन ही लगाए हैं, अगला सेकंड में 2 सेकंड 3 सेकंड में, मगर स्पीड इसका घट रहा है या फिर स्पीड स्पीड इसका बढ़ जा रहा है, तो ये 10 न्यूटन वाला फोर्स बैलेंस फोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, बैलेंस फोर्स का मतलब समझे ना, कि वैसा फोर्स जो लगने पे वेलोसिटी वगैरह में चेंजेस नहीं आए, उसके वस्तु की वास्तविक स्थिति जो पहले था उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तभी हम बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम आप लोग समझे, बेसिक आइडिया मिला, समझ तो जाना चाहिए। 10 मिनट से आपको इक्विलिब्रियम ही समझा रहे हैं। ठीक है, इतना में भी नहीं समझिएगा तो कैसे काम चलेगा। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, याद करिए इसको। डिफिनीशन पूछता है इसका, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम का ये सब कंडीशन है, बैलेंस ऑफ फोर्सेस, बैलेंस ऑफ मोमेंट, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। डिफिनीशन क्या है, तो इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए कंडीशन, एक तरह का कंडीशन है इन विच एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ओरिजिनली, ठीक है, और हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ओरिजिनली इन मोशन, अगर मोशन में हो तो कांस्टेंट मोशन में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, उसमें कोई चेंज नहीं हो। अगर बॉडी स्थिर है, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो स्थिर ही हो, ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ फोर्सेस चाहिए। अगर कोई फोर्सेस उस पर लग रहा है तो बॉडी के स्पीड वगैरह को नहीं बढ़ाए, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसी स्पीड में वो रहे, तब उसको हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, दूसरा बैलेंस मोमेंट चाहिए। तो बैलेंस मोमेंट क्या होता है, तो बैलेंस मोमेंट ये होता है कि किसी वस्तु पे मोमेंट लग रहा है, किसी बॉडी पे मोमेंट लग रहा है, मगर उसको रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बैलेंस मोमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और क्या क्या कंडीशन चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम में वस्तु को होने के लिए उतना फोर्स फोर्स बैलेंस ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए था, मोमेंट चाहिए था, उसके अलावा और क्या क्या कंडीशन चाहिए बॉडी को कि हम बोलें कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो सपोज दैट कोई एक बॉडी है जो इसमें नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस लग रहा है, एक से अधिक फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, उस केस में बॉडी उस केस में बॉडी रिजल्टेंट बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा। सपोज दैट कि कोई एक वस्तु है, कोई भी एक बॉडी है, सपोज दैट एक कोई रॉड है या बीम है। ठीक है ना, सपोज दैट कोई एक रॉड है, सपोज दैट ये फिक्स्ड बीम है। ठीक है, तो इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा, उसी का कंडीशन है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहला कंडीशन बोलता है कि द बॉडी हाँ, पहला कंडीशन आपको कहता है कि द बॉडी में मूव इन एनी वन डायरेक्शन, एनी वन डायरेक्शन, वस्तु क्या है, किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करे। ऐसा नहीं कि ये कभी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कभी इधर 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 जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। तो ये इक्विलिब्रियम में कभी हो ही नहीं सकता, ये कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम का। वस्ती वस्तु अगर मूव करे तो एक ही डायरेक्शन में, अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड जाए, अगर वो राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड जाए, किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करे। दूसरा क्या है, इसके वेलोसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट होता है। और सेकंड कंडीशन क्या है, तो बॉडी में रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, बॉडी अगर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अपने ओरिजिन पॉइंट के थ्रू या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू रोटेट करे, किसी और पॉइंट के थ्रू रोटेट नहीं करे। जैसे कि लट्टू लट्टू सब लोग देखे होंगे, घिरनी सब देखे होंगे। ठीक है, सपोज दैट ये चक्री है कोई। ठीक है, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम करे, इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट पे एक्सिस होगा, जो इस सर्किल का एक्सिस होगा उसके मिड पॉइंट पे। तो ये अगर अपने सर्किल पे चारों ओर घूमता है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में है। मगर अगर ये लट्टू है और किसी इस पॉइंट के चारों ओर अगर घूमेगा, इस पॉइंट के चारों ओर घूमेगा अगर लट्टू, तो उसको हम इक्विलिब्रियम में नहीं बोलेंगे। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना इक्विलिब्रियम में है, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है ना, जो दिन दिन रात होता है, फिजिक्स पढ़े हैं, ये भी नहीं मालूम है। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमता है
वो इक्विलिब्रियम है तभी स्टेबल है ना, नहीं तो हम लोग दूसरे जगह पहुंच जाते हैं ना, लुढ़क पुढ़क जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का चक्का किसी एक सिंगल पॉइंट के थ्रू रोटेट करता है। देखे हैं मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल जो एक्सिल पे कसा हुआ रहता है उसी के चारों ओर घूमता है, तो वो चक्का घूम रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। मगर मोटरसाइकिल जब आगे बढ़ रहा है तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। वो आगे बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मोटरसाइकिल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम एक्सीलेटर दबाते हैं मोटरसाइकिल का और स्पीड उसका बढ़ जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम एक्सीलेटर दबा रहे हैं, वेलोसिटी अभी 10 किलोमीटर पर सेकंड था, जैसे ही एक्सीलेटर दबाए वो 20-50 किलोमीटर पर सेकंड का बढ़ गया, तो उस केस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा, समझे। मगर जब उसके केवल और केवल उसके व्हील का बात करेंगे, मोटरसाइकिल का केवल चक्का का बात करेंगे, तो मोटरसाइकिल का चक्का तो रोटेट करता है किस पे, मोटरसाइकिल के चक्का माउंटेड होता है ना उसके एक्सिल पे। ठीक है, तो उस पे रोटेट कर रहा है, तो केवल मोटरसाइकिल का चक्का वो इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं कि वो रोटेट कर रहा है, तो अपने एक्स पे रोटेट कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह से तो 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। तो पहला कंडीशन क्या था कि वस्तु मूव करे तो केवल और केवल वन डायरेक्शन में और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, दूसरा अगर रोटेट कर रहा है तो केवल और केवल अपने एक्सिस पे, अपने रोटेट अबाउट इटसेल्फ, अपने किसी एक्सिस पे रोटेट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। और क्या कंडीशन है, द बॉडी में मूव इन एनी वन डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम इट में रोटेट अबाउट इटसेल्फ। ठीक है, बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपने आप भी मूव कर रहा है, अपने अक्ष के प्रति भी मूव कर रहा है, तब भी उसको हम लोग इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। मगर इसमें आगे चल के एक कंडीशन और लग जाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन नहीं है कि वेलोसिटी आपका जब भी रहे कांस्टेंट रहे तभी वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जैसे आप मोटरसाइकिल का ही उदाहरण आपको बता रहे थे कि मोटरसाइकिल का चक्का घूमता है तो एक ही डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है मोटरसाइकिल का चक्का एक डायरेक्शन में, तो वो इक्विलिब्रियम में है, अपने अपने अक्ष पे घूम रहा है तो इक्विलिब्रियम में है। मगर जैसे ही एक्सीलेटर दबाए इक्विलिब्रियम में मोटरसाइकिल आपका इक्विलिब्रियम में है, रहता है चलाते हैं तो नहीं रहता है, रेयर केस में रहता है। आप कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कीजिएगा तभी ना। आप एक गियर एक पे चल रहे हैं और एक्सीलेटर नहीं दबा रहे हैं, जितना पे है उतने पे आप चला रहे हैं, तब वो कांस्टेंट में रहेगा। उस केस में आप कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। वही बताता है, थर्ड पॉइंट आपको वही बताता है कि बॉडी क्या है, एक डायरेक्शन में मूव करे। क्या है, मोटरसाइकिल आपका सामने जा रहा है, रोड पे चलते जा रहा है, मगर क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलते जा रहा है। और मोटरसाइकिल का चक्का क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, मोटरसाइकिल का चक्का इसो रोटेट करेगा तब आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसो रोटेट करेगा तो एक ही धुरी पे वो घूम रहा है, अपने एक्सिस अपने अपने किसी एक्सिस के अबाउट चारों ओर घूम रहा है, तब वो इक्विलिब्रियम में है। अगर ये आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल का चक्का घूमेगा तो आगे बढ़ेगा ना, आगे घूम रहा है तो आगे भी बढ़े तो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े, कोई 2-3 डायरेक्शन में नहीं, कभी आगे कभी पीछे कभी पीछे, इस तरह से ऐसे बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं करेगा। आगे बढ़ रहा है, केवल और केवल आगे बढ़ रहा है, और उसमें मेन कंडीशन क्या अप्लाई आपका हो जाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, तभी वो कहलाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो 3 कंडीशन हमारा क्लियर हुआ। पहला कंडीशन क्या कि बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करे। दूसरा कंडीशन क्या, अगर रोटेट कर रहा है बॉडी तो केवल अपने एक्सिस पे रोटेट करे। तीसरा कंडीशन क्या है कि एक डायरेक्शन में मूव करे, ये दोनों को मिला के बनाया, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को कंबाइन कर दिया, तो आपका तीसरा कंडीशन एक ही डायरेक्शन में मूव करे और अपने एक्सिस के साथ रोटेट करे, तभी वो इक्विलिब्रियम में है। चौथा कंडीशन क्या है कि जब बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में हो। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, बॉडी एकदम से स्थिर है, मोटरसाइकिल बंद हो गया आपका, स्टैंड पे लाके खड़ा कर दिए, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि बॉडी स्थिर है। या फिर आप हाथ मोबाइल रखे हुए हैं, हाथ में मोबाइल को आप रख दिए, मोबाइल हिल डुल नहीं रहा है, उस पर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो आपका इक्विलिब्रियम में है, समझे ना। तो ये 4 कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो चारों पॉइंट एकदम से रट जाइए, 2 नंबर आपको कंप्लीट है। ठीक है, चारों कंडीशन रट जाइएगा। ठीक है, उसके अलावा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारे अगर वो कंडीशन पूछा ना आपको, वो चारों पॉइंट लिखने के बाद ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। राइट डाउन द
इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, शॉर्ट नोट्स में आपको पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पढ़ के रखेंगे, ठीक है, पढ़ के रखेंगे। बता दें कंडीशन सब लिखा हुआ है इसमें, बताने वाला क्या चीज़ है, बताने वाला कुछ चीज़ है इसमें, ठीक है बता देते हैं, आप लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है जो हमारे पास जो कंडीशन था उसी को इक्वेशन में चेंज कर दिया। जैसे फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए, तो फोर्सेस बैलेंस कब होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होगा तभी ना बैलेंस होगा। समेशन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ फोर्सेस जब जीरो होगा तो हमारा फोर्स तभी ना बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस होगा नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इसी समेशन ऑफ फोर्सेस को आपको दो भाग में डिवाइड किया, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो, या फिर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ, तो ये इसी का पार्ट है। दूसरा क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ मोमेंट, किसी बॉडी पे जितना मोमेंट लग रहा है वो जीरो होगा, टोटल मोमेंट जीरो होगा। जैसे उदाहरण देके आप लोग को समझाते हैं अगर इससे नहीं समझ रहे हैं, जो इक्वेशन में लिखा हुआ है वही राइटिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऊपर ग्रीन कलर का में, ये ब्लू और येलो कलर का जो इक्वेशन है उसी को राइटिंग लैंग्वेज में, ए बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड दैट सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, ये वाला कंडीशन हो गया, ये दोनों कंडीशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कराता है, and the sum of moments of external forces about a point is equal to zero, sum of moment is zero, ठीक है, यही आप लिखा हुआ। तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पूछता ही है बार बार एग्जामिनेशन में, इसलिए दोनों एकदम आंख मूंद करके आप लोग रट जाइएगा इसको, और केवल रटिएगा नहीं, लिखने का भी प्रैक्टिस करिएगा, समझे ना, क्योंकि एग्जाम में खाली दिमाग में रहने से काम नहीं चलेगा, और एग्जाम में कॉपी पे लिखना भी पड़ेगा, तो लिखने का प्रैक्टिस भी आप लोग को करना है। तो देखो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या है, इसको कैसे समझेंगे, या समेशन ऑफ फोर्सेस क्या है, सपोज दैट ये क्या माने, सपोज दैट ये की बीम है, बीम तो अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, समझोगे बीम से, ठीक है। सपोज दैट कोई एक बॉडी है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, इस पे और दो तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, एक यहाँ से लग रहा है, ठीक है। अब ये टच कर रहा है इसको, ठीक है, सपोज F1 F2 F3 फोर्सेस लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, और ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, समझे इतना डायग्राम समझे। अब कहता है समेशन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, तो ये जो फोर्सेस है सबका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, किसी एंगल के थ्रू एक्ट कर रहा है F1 फोर्स को, F1 फोर्स एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा और एक वर्टिकल फोर्स आएगा, F1 वाला क्या हो जाएगा, F1 वाला क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा और F1 sin थीटा आ जाएगा। उसी तरह से सेकेंड फोर्स का क्या आ जाएगा, सेकेंड फोर्स का बताओ बताओ, सेकेंड फोर्स का यहाँ पे लिखते हैं, सेकेंड फोर्स का क्या हो जाएगा, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, कोई वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F2 cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट F2 sin अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड फोर्स भी है, उसमें बीटा आ जाएगा, तो थर्ड फोर्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, समझिएगा आप लोग, डायरेक्ट लिखेंगे तो समझिएगा, समझिएगा कि नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं, F3 का हो जाएगा F3 cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, cos बीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऑफ F3 sin बीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये सारों फोर्सेस को जोड़ेंगे तो देखो वर्टिकल वाला को एक साथ, वर्टिकल वाला फोर्सेस, वर्टिकल वाला फोर्सेस को एक साथ और हॉरिजॉन्टल वाला फोर्सेस को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद जो आएगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, सारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, FH से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को नोट करते हैं, तो जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इस पे लग रहा है, तीन को हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, F1 के कारण एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, F2 के कारण एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और F3 के कारण एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो तीनों को सम करेंगे और उसका समेशन
जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा, कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, वर्टिकल फोर्सेस जो लगेगा जितना, सब सबको एक साथ जोड़ देंगे तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं। ठीक है। दूसरा मोमेंट, अगर कोई मोमेंट लग रहा है, सपोज दैट इस फोर्स के कारण इसमें कोई मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो मोमेंट जब भी लेंगे किसी न किसी पॉइंट के थ्रू लेंगे। तो मान लिया कि यहाँ पे मोमेंट हम किसी एक पॉइंट के थ्रू, ये पॉइंट ए कंसीडर किए और इस ए पॉइंट के थ्रू मोमेंट जनरेट होगा। अब मोमेंट का क्या क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट पढ़े हैं ना, मोमेंट तो क्लियर होना चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो या इस फोर्स के कारण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा उसका, इससे अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा, तो मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोमेंट के लिए फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ना कि किसी एंगल के थ्रू। ठीक है। कोई इंक्लाइंड डिस्टेंस रहेगा तो वो नहीं लेंगे। फोर्स से हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अगर फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं मिल रहा है तो उस फोर्स को कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से और वर्टिकल कंपोनेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तब जाके हमको मोमेंट निकलेगा, जो कि हम लोग वेरिगेंस थ्योरम में हम लोग प्रूफ किए थे कि कोई सिंगल फोर्स लग रहा था। वेरिगेंस थ्योरम में क्या प्रूफ किए थे कि कोई सिंगल फोर्स लग रहा है, इसके कारण मोमेंट, और इसका जो दो कंपोनेंट हुआ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके कारण मोमेंट इक्वल होता है। वेरिगेंस थ्योरम ये ना पढ़े थे आप लोग। ठीक है। तो वो हम लोग अप्लाई करेंगे। मान लिया कि हमको मोमेंट लेना है यहाँ पर से, इसी डायग्राम में देखिए, एक और बताते हैं आपको क्लियर करके, ये भी क्लियर कर देते हैं आपको। सब बताए हुए हैं आपको, खाली रिवीजन आपका चल रहा है। इसलिए इसमें नया आपके लिए क्या है, नया बस इक्विलिब्रियम का कंडीशन ही है ना, तीन वो ये जो आया, बाकी सब तो आप लोग पढ़े ही हैं, बाकी सब आप लोग नहीं पढ़े हैं। इक्विलिब्रियम में ये आपका नया क्या है, ये तीन को कंडीशन आया है इक्विलिब्रियम का। अब ये तीनों क्या चीज होता है, ये तो सब आप लोग पढ़े हुए हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट क्या होता है, ये तो सब आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो अगर मोमेंट जब भी हम लेंगे, क्या कहते हैं, मोमेंट के लिए डेफिनेशन ही मोमेंट का कहता था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू डी लेते थे, जो आपको एक्सप्लेन किए थे उसमें। तो अगर मान लिया कि कोई फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्सेस एफ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब हमको सपोज दैट कि ये बीम है, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट सिलेक्ट किए ए, ठीक है, यहाँ पे। अब एफ के कारण ए पे कितना मोमेंट होगा ये निकालना है। एफ फोर्स के कारण ए पे कितना मोमेंट होगा ये निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे क्या, नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लग रहा है। इस फोर्स पे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, तभी ना परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं। अब आप यहाँ से अगर आप लोग डिस्टेंस ये ले लीजिएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो लाइन आप खींचे, ये लाइन खींचे, 90 डिग्री का एंगल इस पे बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। तो ये डिस्टेंस कभी नहीं लेंगे, तो हम लोग परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे और ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये लेंगे। उससे भी नहीं हो रहा है तो वेरिगेंस थ्योरम में हम लोग जानते थे कि ये जो फोर्स का यहाँ पे कोई एंगल बनाएगा अल्फा, तो एंगल अल्फा बनाएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना, इसका हॉरिजॉन्टल एगो वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी लाइन में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मगर वर्टिकल कंपोनेंट से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा तो इसको कंसीडर कर लेंगे। अगर दोनों से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो दोनों को लेना पड़ता। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट निकालते हैं। ठीक है। तो समेशन ऑफ मोमेंट भी हम लोग को इक्विलिब्रियम में आते हैं। वापस अपने टॉपिक पे, इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो समेशन ऑफ मोमेंट भी हम लोग का जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो जितना भी मोमेंट क्रिएट होगा फोर्सेस के कारण वो लिख लेंगे और उसको जीरो कर देंगे, तो वो मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर जीरो नहीं होगा मोमेंट तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं होगा, हम नहीं कह सकते हैं कि बॉडी वो इक्विलिब्रियम में है। अगर समेशन ऑफ फोर्स ऑल फोर्सेस जीरो नहीं होता है, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट जीरो नहीं होता है किसी कंडीशन के लिए, तो उस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में
नहीं होगा। ठीक है, तो गांठ बांध करके ये तीनों जो इक्वेशन है आप लोग याद कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे ही नाम याद आए, ये और ये आपको याद रहना चाहिए तीनों चीज। समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो, जिसमें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो होता है। तो आज आप लोग का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि आधे घंटे का हो गया है। आप लोग 10 मिनट तो देखते नहीं हैं, बहुत कंप्लेन आ रहा है आप लोग का। वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे, आप लोग देखते नहीं, तो उसके बाद एग्जाम में फेल होइएगा तो कहिए सर पढ़ाए नहीं आप। नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ा तो रहे ना आप लोग को। अभी देखिए थर्ड सेमेस्टर का आप लोग का रिजल्ट आया है, आप लोग के सीनियर का वैसे ही करता था। पढ़ा रहे हैं, सब सोया हुआ है, पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं रहा है, असाइनमेंट भेज रहे हैं देने के लिए, अब वापस दे नहीं रहा है लेकर के। तो देखिए पता कीजिए, सबका रिजल्ट रो रहा है बैठ के अभी सब। मगर जरा सा भी ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा, आराम से आप लोग को 80-90% तो हंसते खेलते आ जाएगा। मगर वैसे ही सोए रखिएगा, हम इधर से अपलोड करते जाएंगे, आप लोग नोट्स नहीं बनाइएगा, वीडियो नहीं बनाइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा। सबसे जरूरी तो रिवीजन होता है। आदमी क्या है, एग्जाम आपका कब होगा, 1 महीना 2 महीना के बाद एग्जाम होगा, या जब से सेमेस्टर जब शुरू होता है, तो सेमेस्टर शुरू होने के 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने, 3 महीना के पहले तो एग्जाम नहीं होता है, कोई भी सेमेस्टर शुरू होता है। तो मालूम चलता है कि फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट पढ़ाए हैं, वो सब भूल गए हैं आप लोग। फिफ्थ यूनिट खत्म कर रहे हैं या पहला यूनिट से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जवाब भी नहीं आ रहा है। ऐसे पास नहीं ना होइएगा, बीच बीच में रिवीजन भी करना होता है ना। तो वो सब करते रहिएगा। अब तो अब इतना सुविधा आप लोग को हो गया कि यूट्यूब वगैरह पे वीडियो मिलता है, नोट्स हम प्रोवाइड करा ही देते हैं, जो पढ़ा रहे हैं इसका पीपीटी का पीडीएफ बना के आप लोग को भेजते हैं। संभव होता है कभी कभी टाइम रहता है तो हैंड रिटेन नोट्स भी भेजते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भी अपने तरीके से मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पास करिएगा। मगर अब नहीं मेहनत करिएगा, सोचिएगा कि सुतल सुतल पास कर जाए, तो फिर वही थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट और सेकेंड ईयर वाला जैसे स्टूडेंट है, वैसा ही हाल आप लोग का भी हो जाएगा। तो आराम से पढ़िए, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है तो एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, 2 बार में नहीं समझ में आता है तीसरा बार देखिए, तीनों बार में नहीं समझ में आएगा तो हमको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, बताएंगे। नहीं कैसे समझ में आएगा, हम तो कोशिश करते हैं कि पहले बार में ही आप लोग को समझ में आए। इसीलिए तो एक एक टॉपिक पे हम आधा आधा घंटा देते हैं। छोटा छोटा टॉपिक रहता है, उस पर हम आधा आधा घंटा आप लोग का ले लेते हैं, कि आप लोग को क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं है, आप लोग खुद से समझ जाओ। चलो देखो वीडियो, फिर अगला लेक्चर में इस पे आगे हम लोग शुरू करेंगे।